जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे टनल में फंस जाओ जहाँ से ना आगे जाने का रास्ता है और ना ही पीछे जाने का, ऊपर से आपके साथ जानलेवा घटनाएं हो रही हो। इस फिल्म में इतने ट्विस्ट और टर्न्स है जितने एक जलेबी में नहीं होते, और आखिर में जो ट्विस्ट खुलता है उससे आप दंग रह जाएंगे। मैं हूँ नेहा और आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो रास्ते के बीच खड़ी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसकी गाड़ी खराब हो गई है। एक ट्रक उसके पास आकर रुकती है। ट्रक के ड्राइवर से उसे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उसकी हेल्प नहीं लेती। तभी पीछे से वहाँ पर एक कार आके रुकती है। कार में बैठा आदमी उसे डिसेंट सा ही लग रहा था, इसीलिए वो लड़की उसकी कार में बैठ जाती है। लेकिन कुछ ही देर में उसे अपने फैसले पर बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसे अपनी सीट के नीचे एक मरी हुई लड़की का हाथ मिलता है। वो इस मौके पर समझ जाती है कि उस भोली शक्ल के पीछे एक सीरियल किलर है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है, जरूरी नहीं जो जैसा दिख रहा है वैसा ही हो। वो आदमी कार रोककर रेंच पकड़ता है और उस लड़की का दी एंड। अगले सीन में हम उसी रास्ते पर एक बस को देखते हैं जिसमें ड्राइवर टोनी, वोंग, ली, जेंग और सारा थी। इसके अलावा एक भाई बहन भी थे, पार्क और फेंग। टोनी पैसेंजर से कहता है कि कुछ ही दिन पहले इसी रास्ते पर एक लड़की का मर्डर हुआ था। तभी रेडियो पर एक न्यूज से पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से आगे के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। वो सब मिलकर एक नए रास्ते से जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि सभी को जल्दी कहीं ना कहीं पहुंचना था। टोनी को एक शॉर्टकट रास्ता पता था, इसीलिए वो उस रास्ते पर चल देते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और यहीं से उनका बर्बादी का सफर शुरू हो जाता है। रास्ते में वो एक टनल में एंटर करते हैं जिसमें काफी अंधेरा था। टोनी थोड़ा टेंस लग रहा था, क्योंकि उसने आज के पहले इस रास्ते पर कोई टनल नहीं देखा था। थोड़ी दूर चलने पर उनके बस के सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है। सभी उसे हैरानी से देख रहे थे कि वो टनल के बीचों बीच क्या कर रहा है। फिर वो पैसेंजर बनकर बस में बैठ जाता है। ली को न्यूज़पेपर में उस आदमी की फोटो दिखती है जिसमें लिखा था कि वो एक क्रिमिनल है। इधर टोनी नोटिस करता है कि 20 मिनट से ड्राइव करने पर भी टनल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और कंट्री की सबसे लंबी टनल 11 किलोमीटर ही लंबी है, जिसे पार करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। टोनी को गड़बड़ लगती है और वो गाड़ी घुमा लेता है, लेकिन 30 मिनट तक लगातार फुल स्पीड पर ड्राइव करने पर भी वो टनल के बाहर नहीं निकलते। लग रहा था जैसे वो एक नेवर एंडिंग लूप में फंस गए हैं। टोनी गाड़ी रोकता है और सब बाहर निकलकर अपने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। फेंग जो कि प्रेग्नेंट थी, उसे वहां पर अपना फोन मिलता है जो उसे गलती से गिर गया था जब वो टनल में एंटर हो रहे थे। सब बहुत पैनिक कर रहे थे, लेकिन ली उन्हें शांत करता है और खुद पैदल आगे जाने का फैसला करता है। लेकिन अगर वो ऐसे ही आगे चला गया तो वो अंधेरे में भटक भी सकता है, इसीलिए वो एक रस्सी ढूंढते हैं जिसे हाथ में पकड़कर ली आगे बढ़ेगा। किस्मत से उन्हें बस में एक यार्न की बॉल मिल जाती है। जिस आदमी ने बस रोकी थी वो भी ली के साथ जाने का कहता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में ली डरते हुए उस आदमी का नाम पूछता है। उस आदमी का नाम चैन था, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता। कुछ ही देर में वहाँ पर पूरा फॉग छा गया था, कुछ भी देख पाना मुश्किल था। उतने में सभी देखते हैं कि दूसरी तरफ से 2 आदमी आ रहे हैं। नजदीक आने पर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि ली और चैन थे, जो वहां से निकलकर घूम फिर के फिर वहीं आ गए थे। वो सब एक लूप में फंसे हुए थे। फिर सब अपनी खाने पीने की चीजें निकालते हैं और आपस में बराबर बांट लेते हैं। वहां रुके रहने का तो कोई फायदा नहीं था, इसीलिए ली, चैन, टोनी और वोंग फिर से टनल में आगे जाकर तलाश करने का डिसाइड करते हैं। फेंग, सारा, जेंग और पार्क बस में ही रुककर आराम करते हैं। कुछ देर बाद जेंग देखती है कि पूरी बस धूल से भर चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई हफ्तों से वहीं खड़ी हो। इतनी देर में ली और बाकी सब भी वापस आ गए थे। वो सबसे पहले खाने को चेक करते हैं, जो कि पूरा सड़ चुका था। इस पॉइंट पर वो सब और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि ये टनल एंडलेस लूप ही नहीं बल्कि वहाँ टाइम भी बेंड हो रहा था और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, मानो बाहर का 1 घंटा टनल में 1 हफ्ते के बराबर है। वो बस की तलाशी लेते हैं ताकि उन्हें कुछ काम का मिल जाए। उन्हें वहाँ पर एक मैप मिल जाता है जो इसी टनल का था, लेकिन वो मैप बस में किसने रखा होगा। ली को लग रहा था कि ये सब कोई जानबूझकर उनके साथ कर रहा है। तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और जैसे ही वो टॉर्च लगाते हैं, ली वहाँ से गायब हो गया था। वहाँ खून के निशान भी थे। निशान का पीछा करते हुए उन्हें पता चलता है कि ली को तो किसी ने मार दिया है। वो सब ये देखकर बहुत डर गए थे। चैन हिम्मत करके आगे बढ़ता है। वहाँ उन्हें एक कच्ची दीवार दिखती है जिसे तोड़ने पर वो एक अजीब से कमरे में पहुंच जाते हैं। उस रूम में बहुत सारे कटे हुए हाथ थे। आपको याद होगा मूवी के स्टार्टिंग में उस सीरियल किलर की कान में भी कटा हुआ हाथ था।
शायद इसका लिंक उस सीरियल किलर से हो सकता है। खैर, उन्हें वहाँ एक और मैप मिलता है जिसमें 6 अलग अलग टनल बनी हुई थी और ये सब टनल आपस में लिंक थी। मतलब उन्हें बाहर निकलने के लिए 6 टनल को पास करना होगा। चेन सबको दूसरा दरवाजा ढूंढने के लिए कहता है जो उन्हें दूसरी टनल में पहुंचा देगा। सब इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक दीवार पर एक कैलेंडर दिखता है जिस पर सिर्फ 15 तारीख लिखी हुई थी। कैलेंडर हटाने पर उन्हें दरवाजा मिल जाता है। वो सब आगे बढ़ते हैं। रूम से निकलते ही वहाँ पर एक टीवी ऑन होता है और एक लड़की को बताया जाता है जो कहीं फंसी हुई थी। इधर सभी दूसरे टनल में पहुंच गए थे। बहुत हैरानी की बात थी कि उनकी बस भी वहीं पर थी। उन सभी ने काफी देर से कुछ खाया पिया नहीं था, इसीलिए उन्हें बहुत भूख लग रही थी। वो बस में कुछ खाने का ढूंढते हैं और लकीली उन्हें एक नूडल का कार्टन मिल जाता है। टोनी को बस में एक गन भी मिलती है जिसे लेकर वो सबको डरा और धमकाकर पूरा खाना अपने पास रख लेता है। सारा, जिसे बहुत भूख लग रही थी और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो टोनी के पास जाती है। एक नूडल्स के पैकेट के बदले उसे उसके साथ कुछ भी करने के लिए कहती है और डर के टोनी मान भी जाता है। उतने में वॉन्ग को मौका मिल गया था और वो नूडल्स चुरा लेता है, लेकिन टोनी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था। टोनी वॉन्ग को बहुत मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई टोनी पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। वहाँ पर बाकी सब भी आ गए थे। वॉन्ग अभी भी भूख के मारे पागल हुए जा रहा था। वो बस के नीचे से नूडल्स को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ पर एक मैन होल दिख जाता है और बस आगे करने के बाद सभी उस मैन होल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक और रूम था और इस बार रूम में बहुत सारे प्राइवेट पार्ट्स थे। टीवी भी ऑन था जिसमें वो लड़की को बताया जा रहा था वो किसी जगह कैद थी और धीरे धीरे वहाँ पर पानी भर रहा था। उन लोगों को उस कमरे में फिर से एक कैलेंडर दिखता है जिसमें 15 जुलाई की डेट थी। कैलेंडर के पीछे उन्हें तीसरी टनल का दरवाजा भी मिल जाता है और ये टनल पहले 2 टनल से काफी ज्यादा डरावनी थी। वहाँ उन्हें उनकी बस भी मिलती है। बस को देखकर लग रहा था जैसे वो सालों से वही खड़ी हुई है। वो बस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस में सांप और जानवर थे। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वॉन्ग बहुत अजीब बर्ताव करने लगता है। वो जेब से गन निकालकर सबकी तरफ करता है और कहता है कि जब भी किसी की मौत हुई है उन्हें आगे की टनल का रास्ता मिला। अगर उसे यहाँ से निकलने के लिए सबको मारना भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। चैन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसने उसके कंधे पर गोली चला दी थी। वॉन्ग दोनों भाई बहन को जबरदस्ती अंदर रूम में ले जाता है और वो पार्क को बहुत मारता है। बीच में फेंग आकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वॉन्ग उसे बेरहमी से मार देता है। सारा भी आ गई थी और वॉन्ग उसे भी मारने वाला था, लेकिन किसी ने वॉन्ग पर ही पीछे से हमला कर दिया था जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर उन्हें चौथी टनल का भी दरवाजा मिल गया था। इस बार ये टनल थोड़ी अलग थी। जेंग को लेबर पेन शुरू हो गया था। इधर सारा और चेन बस में तलाशी लेने जाते हैं, लेकिन सारा की दिमागी हालत अब खराब हो रही थी। उसे हर जगह मरे हुए लोग दिख रहे थे। वो वहाँ से भागकर दूसरी तरफ जाती है जहाँ उसे मरे हुए लोगों का ढेर दिखता है। दूसरी तरफ उसे एक मिरर डेस्क भी दिखता है। वो जैसे ही मिरर में देखती है उसका पीछे से कोई गला काट देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि खूनी कौन होगा? कमेंट करके अभी बताएं। इधर जेंग ने एक बच्चे को जन्म दिया था। अब सिर्फ वो तीनों ही बच्चे थे। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि जेंग के बेटे की मौत हो गई है। चेन उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जेंग उसे चाकू मार देती है और यहाँ खुलता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही जेंग चेन को चाकू मारती है, चेन की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सब जो हम अभी तक देख रहे थे वो सब जेम्स नाम के क्रिमिनल के दिमाग में चल रहा था। जेम्स वही सीरियल किलर था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जेम्स ने बहुत सारी लड़कियों का बेरहमी से खून किया था, लेकिन उसकी जो लास्ट विक्टिम सियारा थी वो अभी भी जिंदा थी, लेकिन सिर्फ जेम्स ही जानता था कि वो कहाँ है। जेम्स को पुलिस ने पकड़ तो लिया था, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में जा चुका था। इसीलिए चेन, जो कि साइकोलॉजिस्ट होता है, टेक्नोलॉजी की मदद से उसके दिमाग में जाकर खोजने की कोशिश करता है कि सियारा कहाँ है। इतना ही नहीं, सियारा चेन की वाइफ थी और वो अपनी वाइफ को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। अभी तक चेन को सिर्फ इतना पता चलता है कि सियारा एक नदी के पास किसी गुफा में कैद है, लेकिन अगले 36 घंटों में नदी के पास सारी गुफाएं पानी से भर जाएंगी, तो उन्हें जल्दी करना होगा। चेन उठने के बाद एक ऑफिसर से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि जेम्स के दिमाग में बार बार एक ही डेट नजर आ रही थी और वो थी 15 जुलाई की। ऑफिसर चेन को बताते हैं कि इसी दिन जेम्स के माँ बाप की मौत हुई थी। दरअसल जेम्स की माँ, जो कि मॉडल थी, उसका अपने ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा था और इस बात का पता जेम्स के बाप को चल गया था। दोनों के बीच झगड़ा होता है और जेम्स की माँ अपने पति को छुरा घोंप के मार देती है और बाद में खुद भी खुदकुशी कर लेती है।
चेन टनल में इसलिए गया था ताकि वो टनल की भूल भुलैया से बाहर निकल सके, क्योंकि जेम्स जब कोमा में गया था उसने अपने दिमाग में एक ऐसी टनल बना ली थी जो बहुत पेचीदा थी और उससे बाहर आना बहुत मुश्किल। जेम्स रियल लाइफ में एक टनल इंजीनियर था, इसीलिए वो इतनी कॉम्प्लेक्स टनल डिजाइन कर पाया था। और तो और हमने जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक देखे थे वो सब जेम्स की जिंदगी से जुड़े हुए थे। जैसे ली जो कि जेम्स की अच्छाई को बता रहा था, जेम्स में कहीं ना कहीं अभी भी अच्छाई थी। और सारा जो कि मॉडल थी उसकी माँ को बता रही थी, टोनी उस ड्राइवर को जिसके साथ उसकी माँ का अफेयर चल रहा था, वही वोंग जो कि उसके बाप को रिप्रेजेंट कर रहा था। झेंग उसकी इमेजिनरी कैरेक्टर थी, जैसे वो अपनी माँ को चाहता था, एक अच्छी माँ और इंसान। और आखिर में ट्विंस भाई बहन जो उसकी बचपन की तरह थे मासूम। चेन फिर से जेम्स के दिमाग में जाता है और इस बार वो सीधा सामना जेम्स से करता है और सियारा के बारे में पूछता है। जेम्स उसे कुछ नहीं बताता। जेम्स उससे कहता है कि वो अपनी माँ से बहुत नफरत करता है और इसीलिए वो सभी लड़कियों का मर्डर करता है, क्योंकि लड़कियां भरोसे के लायक नहीं होती। फिर वो चेन को अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्से में ले जाता है। चेन मासूम पार्क से पूछने की कोशिश करता है कि सियारा कहाँ है, लेकिन फेंग पार्क को कुछ नहीं बताने देती। इसके बाद चेन एक थिएटर में जाता है जहाँ फाइनली वो शख्स सामने आता है जो छुप कर सबका मर्डर कर रहा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो और कोई नहीं बल्कि चेन खुद था। जेम्स के दिमाग में इतनी नफरत और गुस्सा भरा हुआ था कि जो भी अच्छा शख्स उसके अंदर झांकता उसकी अच्छाई खत्म हो जाती। अब चेन अपने ऑल्टर ईगो के सामने था। उन दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। एक वक्त तो ऐसा आता है जब अच्छा वाला चेन हारने लगता है, लेकिन फिर चेन उस ऑल्टर ईगो को हरा देता है। लेकिन तभी हम एक बुरे वाले चेन को आते हुए देखते हैं। इसका सीधा मतलब था कि बुराई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। तभी चेन के मन में एक ख्याल आता है कि अगर वो खुद को ही खत्म कर देगा तो उसकी बुराई भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो गन से खुद को शूट कर लेता है और बुरा वाला चेन गायब हो जाता है। इधर जेम्स भी कोमा से बाहर आ गया था और जो जेम्स ढागा था उसके अंदर अच्छाई थी। वो ऑफिसर को सियारा का पता दे देता है और पुलिस सियारा को बचा लेती है, लेकिन चेन अभी भी जागा नहीं था। इसका मतलब वो अभी भी टनल में फंसा हुआ है। और लास्ट सीन में हम चेन को देखते हैं जो टनल में घूम रहा है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को देखने के बाद मुझे एक ही ख्याल आया कि कौन सा बेबी पाउडर सुनकर राइटर ने ये फिल्म लिखी होगी। आपको ये फिल्म एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।